नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। राहुल गांधी की यात्रा महू से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में महू, बाबा साहब और महू एक ही मान लीजिए दोनों को। बाबा साहब की स्मृति में, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी शुरू करेंगे। आज देश में ये चर्चा है, आज की तारीख में, आज ट्रेंड कर रहा है। लेकिन खबर हम इस पर नहीं लेकर के आए हैं, चर्चा इस पर नहीं है। जहां संविधान बचाने की यात्रा ट्रेंड कर रही है, वहीं पर इस देश के गरीब तबके की बात करना राहुल गांधी के लिए गुनाह हो गया है। बाबा साहब का क्या सपना था? इस देश की 85% आबादी जो आदिवासी, दलित और पिछड़ों से बनी है, 85, इसीलिए कहते हैं 85 बनाम 15। उस 85% को सशक्त किया जाए, ताकत दी जाए, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन उनका दूर किया जाए, शैक्षणिक पिछड़ापन उनका दूर किया जाए। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में यही एक गलती कर दी। उन्होंने भी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने की बात दोहरा दी। उन्होंने इस देश में आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर दी, और यह आर्थिक सर्वेक्षण मनुवादियों को भला कैसे पसंद आएगा, सामंतों को कैसे पसंद आएगा, शोषकों को कैसे पसंद आएगा, जो शोषण करने में यकीन रखते हैं। मामला अदालत पहुंच गया। आज राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश की बरेली कोर्ट में पेशी है, आज 7 जनवरी। देखते हैं पेश होते हैं नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो अदालत क्या करती है, क्योंकि जब यह मामला हिंदू महासभा की ओर से अदालत में ले जाया गया, तो अदालत ने तमाम गंभीर मामलों पर या तमाम मामलों पर कई बार कोर्ट कहती है कि नहीं, सुनवाई योग्य नहीं है, खारिज कर देती है, मामले को बाहर कर देती है। कई बार याचिकाकर्ताओं पर भी पेनाल्टी लगा दिया जाता है, जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन इस मामले को अदालत ने एंटरटेन किया, इसे संज्ञान लिया। हिंदू महासभा जब लेकर गई इस मामले को और कहा ना इस पे सुनवाई होगी और राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा। बहुत सारी दलीलें दी हैं याचिकाकर्ताओं ने, समाज कैसे बढ़ जाएगा, सब चर्चा करेंगे। क्योंकि अब जब गुनाह होने लगा, बाबा साहब की बात अगर आज की तारीख में कोई दोहरा रहा है, उस विचार को, उस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, तो ये गुनाह हो गया है। तो इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा में जोड़ लीजिए भाऊ को कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। बरेली की कोर्ट में आज पेशी पंकज पाठक, हिंदू महासभा के नेता हैं, लेकर के गए इस मामले को और कहा ये राहुल गांधी की समाज को बांटने की कोशिश है, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश है, हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को देने की कोशिश है। आर्थिक सर्वे से भला हम लोग कम दिमाग के आदमी हैं, इतना हम नहीं समझ पा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा इस चर्चा में कि आर्थिक सर्वे से हिंदुओं की सारी संपत्ति मुसलमानों को कैसे चली जाएगी, समाज बट कैसे जाएगा। ऑलरेडी हमारा सदियों से बटा हुआ समाज, ये तो इस कदर बटा है कि एक के गले में मटका है और एक के गले में मेडल है। बटा तो इस कदर है कि एक के गले में मेडल होता है सोने का और एक के गले में मटका होता है, ये ऐसा बटा है। अब आर्थिक सर्वे से बढ़ जाएगा, कैसे ऐसा संभव है भाऊ? देखिए चित्रांश जी, सबसे पहले मुझे उस हिंदू महासभा के नेता के बुद्धि पे तरस नहीं आता, क्योंकि जिसका सोच ही ये हो तो उससे अपेक्षा भी मत करो। मुझे न्यायपालिका पे दया आती है। न्यायपालिका ऐसे केसेस एंटरटेन कैसे करती है, और फिर यदि नोटिस राहुल गांधी को देना होगा तो फिर नोटिस एक नरेंद्र मोदी जी को भी देनी होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में ये कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हिंदुओं के गले का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों को दिया जाएगा। वो एक प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया ऐसा झूठ था जिसको इस देश के लोगों ने भी नहीं लिया। आर्थिक सर्वेक्षण यदि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में देना है तो फिर उसके लिए नीतीश कुमार को जेल में रहना होगा। क्योंकि वहां तो आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ, जातिगत जनगणना भी हुई, वहां तो समाज नहीं बटा, वहां तो डबल इंजन की सरकार है।
वहां तो अभी भी नीतीश कुमार कहते हैं कि जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे के चलते उन्होंने कई लाभदायक योजनाएं शुरू कर दी। एक ऐसा मॉडल है बिहार का एनडीए के पास, यानी बीजेपी शासित प्रदेशों में, कि जहां इसका अच्छे फल मिल रहे हैं। फिर ये तू कुतर्क लेके कहां से आए? इसका कई पहलू है आशीष। पहला पहलू कि जातिगत जनगणना करना या आर्थिक सर्वे करना, यदि ये हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में देना है तो फिर इसके लिए ये तो अभी सत्ता में आए भी नहीं, उन्हें कर भी नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है वो जेल के सलाखे के पीछे क्यों नहीं? पहला नोटिस उनको जाना चाहिए। पहला प्रॉब्लम वो है। दूसरा, ये जो कुतर्क इन्होंने दिया, क्योंकि मंदबुद्धियों से कुतर्क ही समझ में आता है, कि आर्थिक सर्वेक्षण में मुसलमान ही गरीब है इस देश में और सारे हिंदू पैसे वाले हैं। तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में दी जाएगी, ऐसा इसका टोन है ना याचिका का। तो फिर आप ये मानिए कि इस देश में 20-80 का नहीं है परसेंट। ये जो 20-80 बोलते हैं ना, ये तो 70 नहीं 70-30 का है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हर इंसान के लिए इतने व्यथित है कि वो रात को भूखा न सोए, इसके लिए 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है 5 किलो। वो सब गरीबी रेखा के नीचे है, तभी तो भूखे सो रहे हैं ना। तो 70% लोग यदि भूखे हैं, गरीब है, तो फिर वो मुसलमान है। तो फिर 30% हिंदू रह गए इस देश में। या ये आकलन ठीक करें, या फिर ये माने कि 70% में हिंदू हिंदू है सारे, तो मुसलमान रईस है, तो फिर राहुल गांधी मुसलमानों की संपत्ति हिंदू में बांटने जा रहे हैं। फिर इस हिंदू महासभा के पेट में गोला क्यों आया? इतनी विसंगतियां हैं। ऐसे मामले कोर्ट ने उठा के फेंक देने चाहिए। हाँ, बड़ी बात यही है। लेकिन होता क्या है आशीष, ऐसे मामले एंटरटेन करने से उनका प्रमोशन होता है जज साहब का। हमने देखा ना गुजरात में क्या हुआ, राहुल गांधी के 2 साल की सजा देने के तुरंत बाद उसका प्रमोशन किया गया। ये तो सर्वोच्च न्यायालय को ने मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा होगा यार थोड़ी तो शर्म करो, 1-8 महीना का गैप तो देते। आपने इतना एकदम उसको अदला बदली कर दी, एकदम उसका पेमेंट कर दिया आपने, तो उस प्रमोशन पे सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दिया। तो ये आजकल पूरे जुडिशियरी में, खासकर लोअर कोर्ट्स में ये फैशन हो गया है कि यदि विपक्ष को प्रताड़ित करूं तो प्रमोशन मिलता है, मेरिट प्रमोशन नहीं मिलता। यदि आप सरकार की भटेती करोगे और ये कहोगे कि बहुसंख्यकवादी इस देश में चलेगा, संविधान नहीं चलेगा, तो हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट में कल जाओगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बन जाओगे। आप न्यायपालिका या संविधान के चलने के बजाय यदि भगवान को पूछोगे कि मैं न्याय क्या दूं, और फिर भगवान का ध्यान लगा कि भगवान जो आपको बताएगा वो आप न्याय दोगे, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाओगे। ये अपने देश में हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी के तथाकथित कहने को, भाई आर्थिक सर्वेक्षण किस लिए होता है? आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए होता है कि जातिगत जनगणना से तो किसकी कितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो तो समझ में आता है कि समाज में इतनी इतनी हिस्सेदारी है इन लोगों की। फिर उस हिस्सेदारी के अनुपात में उनको सत्ता में भागीदारी भी देनी चाहिए, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सबका साथ सबका विकास वाली बात हो और लोकतंत्र मजबूत हो। आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए किया जाता है कि सवर्ण, क्योंकि हम ये सोचते कि पिछड़ों के इतना उत्पीड़न हुआ सैकड़ों साल, तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको दिया जाता है। लेकिन सवर्णों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वाकई आर्थिक हालत बहुत खराब है। उनको समाज में उत्थान कैसा करें? कोई ब्राह्मण गरीब है तो उसका दोष नहीं है कि ब्राह्मण, वो गरीब है, इसका प्रॉब्लम है। तो उसके लिए योजना भी बिहार सरकार ने लाई है नहीं है, लाई है ना, तो उसको भी ऊपर उठाना है। तो ये संपत्ति हिंदुओं की मुसलमान की और मुसलमान की हिंदुओं की, सिख की, मगर वैसा देखा जाए तो इस देश में सबसे छोटी कम्युनिटी कौन सी है? चलो, नारी
एक कॉन्ट्रैक्टर करके बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका एक आफ्टरनून डिस्पैच कुरियर एक अखबार हुआ करता था। आशीष, मैं थोड़ा विषय से डेविएट हो रहा हूँ, आऊंगा इसी विषय पे। तो आफ्टरनून डिस्पैच कुरियर जब मैं मुंबई में गया तो बहुत बिकता था, टैबलॉइड था, इवनिंगर था, दोपहर को आता था वो। और मैंने जिसको भी अखबार लेते हुए देखा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया। वो अखबार लेता था और हेडलाइन नहीं पढ़ता था, पीछे के पन्ने पे जाता था और वो पढ़ता था और फिर छोड़ देता था अखबार, 2 रुपए का अखबार। फिर मैंने भी अखबार देखा, मैंने बोला इसके पीछे है क्या। तो उसमें एक 20x3 का एक कॉलम छपता था, 60 सेंटीमीटर का। उस कॉलम का नाम था बीजेपी, और उससे बढ़िया व्यंग मैंने नहीं पढ़ा अंग्रेजी डे टू डे पे। तो एक दिन मैं मुंबई में था, पारसी न्यू ईयर था, उसमें बीजेपी ने जो लिखा वो कुछ नहीं लिखा। रतन टाटा, नाना पालखी वाला, बंदूक वाला, ऐसे सिर्फ नाम लिखते गया वो 60 सेंटीमीटर में, सिर्फ नाम, 200-250 नाम थे। और वो 200-250 नाम इस देश का 60 to 70% स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल करने वाले लोग थे, गोदरेज से लेके तमाम नाम। और नीचे एंड में वो लिखता है, एंड वी से वी आर इन माइनॉरिटी। बस खत्म। तो सबसे ज्यादा तो तकलीफ पारसियों को होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धन उनके पास है। उनका धन मतलब बाकी राज्यों में हिंदुओं तो खुश होना चाहिए। मुंबई में तो लोग डांस करने लगेंगे राहुल गांधी की इसके ऊपर, ये सब बीजेपी वाले भी डांस करने लगेंगे। पैसा पारसियों के पास है, पैसा बनियों के पास है, पैसा मारवाड़ियों के पास है। कौन है ये लोग? मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान को तो आप पंक्चर लगाने वाले बोलते हो, वो तो कसाई है। वो गाय खाता है क्योंकि उसके पास बकरा खाने का पैसा नहीं है, मुर्गा खाने का पैसा नहीं है। वो भैंसा खाता है क्योंकि भाई एक भैंसे में बहुत सारा चल जाता है, पूरा कुनबा चल जाता है। तो जिनको पंक्चर वाले आप कहते हो, उसको तो उसका तो नंबर बाद में आता है। पहले तो भाई पारसियों का नंबर आएगा, पैसा जाएगा ना। कितने हिंदू इनकम टैक्स देते हैं? आपको पारसियों में परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, मारवाड़ियों में इनकम टैक्स देने वालों का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा हिंदुओं से। है हिंदू, हम हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश करना, एक ने तो किया चुनाव में, क्योंकि वो मुंह खोलते तो झूठी बोलते हैं कि आपके घर में 2 भैंसें होगी तो एक भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान को दिया जाएगा। आपके गले का मंगलसूत्र, अरे क्या बात कर रहे हो? मंगलसूत्र ये अंतिम निशानी होती है। जब परिवार भूखमरी के कागार पे होता है, तब मां मंगलसूत्र बेचने के निकालती है, क्योंकि वो सुहाग का एक जोड़ा है, सुहाग का वो प्रतीक है। तो आपने सीधा महिलाओं को इमोशनल करके बोला कि आपका मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे, तो मुसलमानों को दे जाएंगे। अब एक कुपढ़ ने वो बोला, दूसरे कुपढ़ ने सुना, अब न्यायपालिका ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारे देश में इतने जो मुकदमे चल रहे हैं ना, लाखों की तादाद में पेंडिंग पड़े हैं केसेस, वो इसी वजह से। एलन मिश्रा हत्याकांड में अभी क्या हुआ अभी तक भी पता नहीं। हाईकोर्ट में भी गया कि लोअर कोर्ट में है केस अभी। एलन मिश्रा तो, हम तो स्कूल में बच्चे थे तब सुना था भाई, पेपर की हेडलाइन। उस मुकदमे का अभी तक निर्णय नहीं हुआ। और राहुल गांधी को तुरंत बुलाया जाएगा क्योंकि प्रमोशन चाहिए, ऐसा मुझे तो व्यतीत होता है। क्योंकि मुझे इस केस में कोई दिखता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कतई नहीं बोला कि मैं हिंदुओं का पैसा मुसलमान नहीं। लेकिन इस केस ने भाऊ, इस केस ने एक डिबेट खोल दिया। सरकार क्या करती है? नहीं, एक सरकार क्या करती है? क्या केंद्र सरकार ये पाप नहीं करती? सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किसको लगता है? जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा इनकम टैक्स। जो रईस है इस देश में, वो मर्सिडीज खरीदते तो ज्यादा टैक्स देते हैं। आदमी साइकिल टैक्स खरीदता है तो कम टैक्स देता है।
कम टैक्स था। तो सरकार का टैक्स सिस्टम क्या है? रईसों से पैसा लेती है और गरीबों पे कल्याण पे खर्चा करती है। गडकरी जी को जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब मैंने एक सवाल पूछा था। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। मैंने पूछा कि आप ये जो इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना रहे हो और जो टोल लगा रहे हो, आपको पता है कितना है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो विदर्भ के हैं ना अशोक जी, यवतमाल जिले के, आपके जिले में आपको रोड नहीं चाहिए? मैंने बोला बिल्कुल चाहिए। तो बोले मैं इधर टोल लगा के उधर फ्री में रोड दे रहा हूं। यवतमाल के रोड के लिए मैं टोल नहीं लगा रहा, क्योंकि वहां कोई टोल लेने वाला भी नहीं होगा, गाड़ियां कम जाती है, इतना आवागमन नहीं है। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में मुझे रोड बनाने होंगे तो मुझे कहीं से तो पैसा लेना होगा। तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जहां हर मिनट में गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, वहां चार्ज करके वो पैसा मैं इधर लगा दूं। तो क्या ये रईसों से पैसा लेके गरीबों पे देना नहीं? सरकार किसानों को, गरीब किसानों को, जो 2.5 एकड़ की जमीन वाला किसान को 6,000 रुपए देते हैं, क्या कैबिनेट अपना एफडी तोड़ के दे रहा है क्या? कि अमित शाह जी अपना शेयर बेच रहे हैं, मोदी जी अपना कुछ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और दे रहे हैं? ये टैक्स पेयर्स के ही पैसे थे। जिसके पास ज्यादा पैसे है उससे लेकर जिनके पास निर्धन है उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी कौन सा किसी के घर में डकैती डाल रहे थे? तो कुल मिलाकर ये एक सिर्फ बदनाम करने, प्रताड़ित करने, नाम चमकाने, फोटो चमकाने वाली अपॉर्चुनिटी, और न्यायपालिका इसका एक पार्ट है। ये दुखदाई बात है मुझे लगता है। सबसे दुखदाई यही सबसे है। बड़ा दुखदाई बात है। लेकिन ये जो आपने एक पॉइंट, तो नीतीश को तो पहले जेल में डाल दो, आप एक पार्टनर है। लेकिन आप एक बड़ा विंडो, एक डिबेट का एक बड़ा विंडो यहां से खुलता है, आर्थिक सर्वे। जिस आर्थिक सर्वे और जातीय सर्वे की बात पर लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, निजी तौर पर मेरा तो मानना है कि जातीय सर्वे जिसे हर 10 साल पे जनगणना होती है, वैसे ही हर 10 साल पे जातीय और आर्थिक दोनों सर्वे होना चाहिए कि 10 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि वीकर सेक्शन को कितना स्ट्रेंथन कर पाए, कितना सशक्त कर पाई सरकार, उसकी योजनाएं ग्रास रूट लेवल पर कहीं की नहीं गई। मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र के चुनाव थे, लाडली बहना शुरू कर दी थी। सिर्फ चुनाव को मतदान खरीदने के लिए लाडली बहना शुरू हुई थी। उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। वोट ऑन अकाउंट पैसा ले लिया और दे बांटा पैसा, जिसको दो, कलेक्टर को, शायद मतलब कुछ अधिकारी बताते हैं कि उनके जो पैसा, जो एप्लीकेशन आए उसको पैसा दे दो। चुनाव जीत लिए। जैसे चुनाव जीते अब पॉलिसी आ गई, जिसके घर में 2 व्हीलर है, जिसके घर में 4 व्हीलर है, जो कोई और योजना का फायदा उठा रहा है, जिसकी इनकम इतने लाख के रुपए तक है, अब वो इतने फिल्टर लगा रहे हैं कि करीब करीब 50 लाख महिलाओं को अब वो लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा। ये तो शगुफा था, बिना सोचे समझे किया था। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा है? इन्हें तो केस उस सरकार पे लगाना चाहिए था कि आपने एक महिला के अरमान जागे, एक महिला का विश्वासघात किया, उसको आपने पहले पैसा दिया। नहीं, वो गलती से गया, क्यों दिया गलती से आपने पैसा? तब क्यों नहीं बताया आपने कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर होने पे नहीं मिलेगा पैसा? तब क्यों नहीं बताया? आज क्यों ये रूल लगा रहे हो चुनाव खत्म होने के बाद? क्यों चुनाव तक आपने लोगों को गलतफहमी में रखा। केस तो वो लगना चाहिए। You have misused of power. You have bribed the voters in the name of Ladli Bahna without having any policy devised to implement the total scheme. नहीं, मैं एक इसी बात पर एक अटल जी की क्लिप आज है हमारे पास, क्योंकि ये पूरा जो केस गया है, ये हिंदू मुसलमान पे गया है। ये केस हिंदू मुसलमान, मतलब कोई भी बात अगर इस देश समाज के हित में कोई बात हो तो वहां पर हिंदू मुसलमान कर दो, मंगलसूत्र, ये मोदी जी की है भाई। नहीं, दो बातें हैं आशीष जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं।
इंडिया गठबंधन का कोई भी आदमी समाज की अच्छी बात करेगा तो वो मुसलमानों के लिए मानी जाएगी, उस हाँ 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 और ये हाँ प्रोपेगेंडा करेंगे, हाँ हाँ और ये मुसलमानों के घर जाके, विदेश में जाके किसी नवाब को और किसी शाह को और खलीफा को गले भी लगाएंगे तो वो देश हित माना जाएगा। हम्म हम्म इसीलिए सुनवाना जरूरी है। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होगा तो वो देश निर्यात, देश हित है। हम्म नहीं तो कोई गाय बेचने के लिए भी लेके जा रहा होगा अपना मार्केट में तो ट्रक रोक के उसको मारा जाएगा, माना जाए। क्योंकि वो मुसलमान है। यही जो 2014 के बाद देश बदला है, कंगना रनौत या तमाम बहुत सारे लोग हैं इसके नहीं, मैं कई समर्थक बार, हैं। मुझे कंगना को मैं ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। हम्म कंगना ने आने वाले भविष्य की नींव रखी, ये बोल के कि 2014 में देश आजाद हुआ। हम्म देश 2014 में आजाद हुआ संविधान से। संविधान से, बिल्कुल देश, हाँ, संविधान से देश आजाद। आजाद हुआ सेक्युलरिज्म से। देश आजाद हुआ बुद्धिजीवियों से। देश आजाद हुआ स्कॉलरों से। देश आजाद हुआ उन तमाम हमारे पूर्वजों से जिन्होंने इस देश की विकास की नींव डाली। अब देश किनके हाथ में आ गया है? जिनसे आजादी मिली इनको, उसके ही अपोजिट लोगों में हाथ में देश आ गया। जिन तो यदि पूर्वजों से मनुस्मृति के आजाद हिसाब, हुआ यदि भाऊ। मनुस्मृति को महिमा मंडन करना आजादी मानते हैं हम्म तो ये आजादी कंगना राणावत को ही नहीं, मुबारक जिन हो। पूर्वजों से देश आजाद हुआ उन्हीं पूर्वजों में एक अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की क्लिप है, और अगर कभी वक्त मिलेगा तो नरेंद्र मोदी सुने, नहीं तो अंधभक्त वगैरह के पास टाइम हो तो वो भी सुन ले। तमाम लोगों के लिए, सबके लिए, इस देश के लिए है। जिस अमन चैन सद्भाव से आजाद हुआ देश 14 में, खत्म हो गया अमन चैन सद्भाव भाईचारा, उनको मानने वाले चाहने वालों के लिए सुनवाइए जरा, कंट्रोल रूम सुनवाइए क्या बता रहे हैं अटल जी, सुनवाइए। भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, और 82% हिंदू हैं, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। एक बार शुरुआत से प्ले करिए दोबारा, जिसमें पूरा आए कि क्या कहा है उन्होंने सेकुलर। हाँ, प्ले करिए। भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, और 82% हिंदू हैं, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बस भाऊ, जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है। हाँ मतलब मैं कई बार ऐसा लगता है कि कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी की। मैं हमेशा कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्वर्णिम काल था, और आज तक मैं नहीं समझ पाया कि अटल जी चुनाव क्यों हारे, अच्छा काम करने के बाद भी। ये हमेशा वो एक ऐसा सवाल रहेगा जिसके कई लोग कई कारण देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अटल जी को एक टर्म और मिलनी चाहिए थी, ऐसा मेरा दिली सवाल। या तो कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर अंदरूनी कुछ ऐसी कांड हो गया कि जो अटल जी को ही निपटा दिया गया है, ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो अटल जी यदि आज होते तो आज अटल जी को ट्रोल किया जाता, ये कहने पर कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, ये कहने पे ट्रोल किया जाता है, जैसे मोहन भागवत जी को ट्रोल किया जा रहा है। हम्म भाग देखिए, मत अटल भाग। अटल जी को समझने के लिए कुछ तो बुद्धि की जरूरत है। अटल जी को समझना, अटल जी को प्रैक्टिस करना। जो आदमी चिमटे से भी सत्ता नहीं छुए दल बदल करने की, और जिनकी नींव ही दल बदल के भरोसे हो, उनसे और इनमें तुलना करना भी अटल जी का अपमान है, ऐसा मुझे लगता है। सेक्युलर क्यों है भारत?
82% हिंदू, और 82% हिंदू संघ और बीजेपी नहीं, ये भी इसके मानने। हमें यही तो उस पे राहुल ध्यान गांधी देना होगा। भाऊ, यही तो राहुल गांधी ने इस अदालत ने बुलाया है चर्चा, यही तो राहुल ने कहा था जब नरेंद्र मोदी खड़े हो गए, हिंसक बोला, हिंसक बोला। हाँ उन्होंने हाँ, क्या कहा था तो, कि तो नरेंद्र राहुल गांधी मोदी ने, हिंदू नहीं है, सब हिंदू का ठेकेदार या पूरा हिंदू नहीं नहीं, मतलब भाजपा उन्होंने नहीं है, कहा नरेंद्र कि मोदी नहीं मेरा होता है। मेरा 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 हिंदुत्व बुद्ध का हिंदुत्व है, मेरा हम्म, हिंदुत्व अहिंसा का हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व समावेशी है। हम्म, आपका हिंदुत्व नफरत का है, आपका हिंदुत्व हिंसक है, जो मेरा नहीं हो सकता। हम्म, तुरंत खड़े हो गए, हिंदुओं को हिंसक कहा, हिंदुओं को हिंसक कहा। मतलब मैंने कई कहा ना, कई बार मुझे लगता है कि अटल जी का एक समय था, और अच्छा हुआ अटल जी नहीं है ये बुरा समय देखने के लिए देश का। मधुशाला लिख गए, हरिवंश राय देखिए बच्चन जब लिखे, लिखे हरिवंश राय जी ने, आज होते तो उनके घर पे पत्थर पड़ते, घर पे, हाँ, क्योंकि मंदिर मस्जिद बैन हरिवंश करा राय दिए। की लिखी हुई मधुशाला समझने के लिए जो बौद्धिक स्तर था वो उस समय था समाज में, हम्म, जो आज नहीं है। मंदिर मस्जिद बेर कराती, मेल कराती मधुशाला, इतना बोलने पे तो टूट पड़ते सब। और मधुशाला से निकल कर ही टूट पड़ते, वहीं से निकलते और वहीं हाँ 100 ग्राम। तो कुल मिलाकर ये राहुल गांधी को परेशान करना, अपना छवि चमकाना, और प्रमोशन के चक्कर में ये सारे सबके ये निजी स्वार्थ के चलते ऐसे केसेस सामने आते हैं। मुझे इस केस में कोई दम नहीं लगता कि उन्होंने ये दम शब्द तो कभी नहीं नहीं कहा कि मैं मुसलमानों को दूंगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक बोला तो अपने देश में अल्पसंख्यक तो बहुसंख्यक को 2 टाइम की रोटी खिलाने की स्थिति में है, चाहे जैन समाज हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे मारवाड़ी हो। देश पे बोझ तो बाकी है, जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, और देश के 75 साल आजादी के बाद, और ये अनाज जिनके वजह से दिया जा रहा है, जो ये अनाज मुहैया करवा रहे हैं, वो मरणासन्न स्थिति में बॉर्डर पे पड़े हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अनाज की जरूरत है, अनाज उगाने वाले किसान को उनका कोई लेना नहीं। खैर इस केस में दम हो ना हो, लेकिन आप याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा था, उस भाषण का कई बार हम लोगों ने, तमाम बौद्धिक लोगों ने वो पूरी क्लिप चला करके एनालिसिस किया है। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, कहीं कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। लेकिन आज तक उस उन्होंने नैरेटिव उन्होंने को, ये कहा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है देश के, उस हाँ, पे देश के गरीब, वंचित, पिछड़े, महिला इनका, महिला भी, महिला, महिला, हाँ, इनका अधिकार है। हाँ। तो उस आज तक इस देश का, ये देश बौद्धिक देश है, लोग कहते हैं ना आप बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे देश की मतदाता हमारे देश के बहुत बुद्धिमान है। तो इस बौद्धिक देश को लगातार पिछले 2 दशक करीब हो गए यही बताया जा रहा है कि कहा था मनमोहन सिंह ने कि मुसलमानों का पाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी मंचों से बात बोले हैं, मोदी, तो अब उनसे ऊपर कौन बोलेगा, नॉन बायोलॉजिकल। तो इसीलिए इस केस का हो कुछ ना, लेकिन ये बार बार ऐसे मामले डाले इसलिए जाते हैं केस में, कोर्ट संज्ञान भी इसलिए लेती है कि इन पर चर्चा हो, और इन पर चर्चा होगी तो ये फिर व्हाट्सएप में मैसेज बनाए जाएंगे। कोर्ट में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, मैसेज आज की तारीख में लाखों व्हाट्सएप पर ये मैसेज जा चुका होगा कि देखो मुसलमानों को सारी संपत्ति हिंदुओं को देने की प्लानिंग किया था राहुल गांधी, आज हाँ बरेली में हाँ, उसको होना है। असली खेल ये है, ये चर्चा इसलिए लाए, असली खेल ये है कि आपके भी व्हाट्सएप पे आएगा, बरेली में आज एक जज ने बुलाया है, मुसलमानों को पूरी संपत्ति देने वाला था राहुल गांधी। और ये उसके असली बाद उसका रिपोर्ट आएगा कि आज वकीलों ने रगड़ दिया राहुल गांधी को, रगड़, हाँ, राहुल रगड़ गांधी दिया। बेजुबान। अरे ये सब होगा और, अभी। और अगर नहीं पेश हुए
तो बहुत सारे यूट्यूब पर ही ऐसे बहुत सारा एक बहुत बड़ा हुजूम है, बहुत सारे ऐसे हैं कि थर-थर कांपा राहुल, बरेली की अदालत में नहीं हुआ पेश, मुसलमानों को देने वाला था हिंदुओं की संपत्ति। ये मैं हाँ पहले नहीं आता, और लोग घर में देखते हैं और कहते हैं जय सिया राम, बचा लिया राहुल गांधी से, नहीं तो घर गया था हमारा, आज हमारा घर चला गया था। वो जज को भी धन्यवाद, बहुत सारे लोग वो जज का नाम लेके अगरबत्ती से आंख बंद करके दिखा देंगे, वो जज का भला हो, देखो थर थर कांप गया है राहुल गांधी आज। इसीलिए बिल्कुल, ये बिल्कुल। बेसिकली ये भी बिना किसी वजह के नहीं जाते हैं अदालत में, ये बकायदे भाजपा का ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, ये सब कुछ किसी न किसी वजह से जब भी कुछ होता है किसी वजह के साथ करता है। तो ऐसी वजह हैं जो आपके ऊपर, आपके दिमाग पर असर डालने वाली हैं। नहीं तो मैं कहता हूं भैया नीतीश कुमार को जेल डालो, आर्थिक सर्वे बंद करो। हालांकि आर्थिक सर्वे हर 10 साल पे होना चाहिए, पता चले कि सरकारें सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही हैं, या जमीन पर कुछ हुआ है। आर्थिक सर्वे उसका एक दस्तावेज होता है, वो सिर्फ गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए नहीं है। वो अगर कोई समर्ण है तो उसके भी हित का दस्तावेज है, आर्थिक हितों का दस्तावेज, कि 2011 में इस देश में क्या स्थिति थी, ब्राह्मणों की कितनी जनसंख्या थी और कितने उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और 2021 में क्या हुई, ये जानना जरूरी है ना जी। आप लोग वोट देते हैं, चुनते हैं सरकार, तो आपको पता होना चाहिए 10 साल में किया क्या। सिर्फ जुबानी जमा खर्च इसलिए होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर घर में ये मांग की जाए कि आर्थिक सर्वे हो, बताओ तुमने क्या किया, कितना मेरा भला किया है। इजाजत दीजिए हमें, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।